हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 12 की फिजिक्स के लिए आया हूँ। सो मेरे क्लास 12 के वॉरियर्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे अच्छे हो गए। बेटा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया था जिसका नाम था इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि किसी डाइपोल के वजह से उसके अंदर रोटेट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट कराने की वजह से उसके अंदर क्या वर्क डन स्टोर होता है या फिर क्या एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद मैं आज इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि मैं आज आपको एक नए टॉपिक के ऊपर लेकर के जा रहा हूं। तो आज का आपका टॉपिक होगा, लिख रहा हूं, कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक, ये आपका टॉपिक आज का, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो बेटा, आज का ये टॉपिक कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे कंडक्टर और इंसुलेटर वाले टॉपिक को पढ़ लो, यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 1 पढ़ लो। उसको पढ़ लोगे तो आपको मिल जाएगा कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट कैपेसिटर से स्टार्ट करता हूं। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, कैपेसिटर से स्टार्ट होगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, तो बेटा बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इट इज अ डिवाइस which store electrical energy in the form of charge। क्या है बेटा, कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो स्टोर करता हो उसे हम लोग क्या कह देंगे, कैपेसिटर कह देंगे। समझ में आई बात बेटा। चलो ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर ये कैपेसिटर अगर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, तो क्वेश्चन आता है कि करता कैसे है। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये कैपेसिटर का आपके पास एक डेफिनेशन आ गया कि कैपेसिटर क्या होता है। अब कैपेसिटर के डेफिनेशन के बाद बेटा हम लोग कैपेसिटर के एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे कि कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज कैसे स्टोर करता है, इसके ऊपर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज को कैसे स्टोर करता है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर क्या होगा। तो बेटा देखो, जब किसी कंडक्टर को, सपोज कर लो मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक प्लेट है। अब इस कंडक्टिंग प्लेट को जब हम लोग पोटेंशियल देते हैं, यानी कि V वोल्टेज देते हैं, तो इस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। अब ये चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और इस प्लेट के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी कैपेसिटर में जितना ज्यादा पोटेंशियल दोगे उतने उसके पास चार्ज रहेगा। मतलब क्या होगा, मतलब हुआ, कैपेसिटर का प्रिंसिपल बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनोगे तब जाकर के आगे आपको और क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैपेसिटर्स, the potential of conductor is directly proportional to the charge। किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर चार्ज के। मतलब बेटा, किसी कंडक्टर के पास कितना वोल्टेज होगा भाई, जितना उसके पास चार्ज होगा, यही कहने का मतलब है। इसका मतलब है
Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करो, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां पे लगा हुआ है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग एक इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि है C, where C is proportionality constant, where C is proportionality constant, जहां पर C क्या है, एक proportionality constant है, known as capacitance। किस नाम से जाना जाता है बेटा? कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है। ये कैपेसिटेंस क्या है बताता हूं अभी। तो Q इक्वल टू सी भी आपके पास आ गया, तो यहां लिखता हूं बेटा Q इक्वल टू सी भी आ गया। तो Q इक्वल टू सी भी आपके पास आ गया, वेयर C क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो जो कैपेसिटेंस होता है बेटा, किसी भी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो उसका स्ट्रेंथ होता है, कितना चार्ज को वो एक्सेप्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टोरिंग चार्ज। चार्ज को स्टोर करने का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। समझ में आई बात बेटा? चलो ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन किया होगा। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, दिखेगा, यस ऑफ कोर्स आपको दिखेगा। तो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं Q इक्वल टू CV तक। अब हम लोग इसके देयरफॉर C इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V, जहां पर C क्या है, कैपेसिटेंस। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा ये हमें लिखना है। तो चलो ठीक है, C इक्वल टू यूनिट पहले लिखते हैं, Q मतलब कूलम अपॉन V मतलब क्या बेटा, V मतलब होगा जूल पर कूलम। V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है या फिर जूल पर कूलम होता है। चलो फिर ठीक है, तो C का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, कूलम स्क्वायर पर जूल। क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, और यहां लिख देता हूं कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। ये हो गया बेटा इसका क्या, यूनिट। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन लिखने के लिए बेटा C का डायमेंशन लिखते कूलम स्क्वायर, यानी कि AT स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है। तो AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल, यानी कि ml स्क्वायर T पे पावर -2। डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 4 एंड a। देख लो, t पे पावर 4 एंड a। ये हो जाएगा बेटा आपके पास डायमेंशन, और t पे पावर 4 a स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर और t स्क्वायर में ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी योर डायमेंशन ऑफ व्हाट, कैपेसिटेंस। ओके बेटा, तो डायमेंशन हो जाने के बाद बेटा एक और यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, और फैराड। क्या होता है बेटा, फैराड। क्या होता है, फैराड। तो कूलम स्क्वायर पर जूल बोलो या फिर फैराड बोलो। ओके, सो दिस विल बी योर यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। देखो बेटा, दो टर्म है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस क्या है,
कितना चार्ज स्टोर करेगा, उसका स्ट्रेंथ कितना है ना, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहेंगे। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, कैपेसिटर अलग है, कैपेसिटेंस अलग अलग चीजें। ओके, चलो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं आपने नोट किया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेटा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे बनता है। तो a capacitor is formed with two conducting plate and a dielectric material between them। मतलब क्या, दो कंडक्टिंग प्लेट होगा और उनके बीच में क्या होगा, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, जैसा कि ये। तो सपोज करो मेरे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स है और इनके बीच में मैंने एक क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट नॉर्मली न फ्लो होता हो, तो इस तरह का। तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या है, प्लेट है। कौन सा प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट। ये भी क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। तो हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। केवल और केवल ऐसे ही बनता है कैपेसिटर। बहुत आसान है ना। तो कैपेसिटर का जो फॉर्मेशन है बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए आप। इसके बाद हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। चलो, उम्मीद करता हूं आपने नोट किया होगा बेटा। अब वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर देख लेते हैं खटाखट जल्दी जल्दी। तो पहले वर्किंग प्रिंसिपल को मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बेटा ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स आपको नहीं है, यानी कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बेटा ये ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। तो मेरे पास एक प्लेट है बेटा, एक प्लेट, मैंने केवल एक प्लेट लिया और एक इस प्लेट को एक एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया। पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया। जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो देखा गया इसके ऊपर एक पोटेंशियल आ गया V। इसके पास एक पोटेंशियल V आ गया, ठीक है। अब इस कंडक्टिंग प्लेट जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, इसके पास में बेटा मैंने एक अनचार्ज प्लेट ला करके रख दिया। क्या रख दिया, एक अनचार्ज, यानी कि चार्ज नहीं है, ऐसे प्लेट को ला करके रख दिया। तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है, तो इंडक्शन के वजह से, अब इंडक्शन क्या होता है, मतलब इसके पास होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर ऑपोजिट पोलराइजेशन के नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ऑपोजिट पोलराइजेशन के नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो होता क्या है कि जब भी किसी चार्ज कंडक्टिंग प्लेस के पास क्लोज में किसी अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट को लाकर के रखते हैं, सटा के नहीं, पास में, तो तुरंत चार्ज प्लेट का जो पोटेंशियल वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। और जैसे ही इसका पोटेंशियल कम होगा तो इसका मतलब इसके पास से चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। देख लो बेटा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही तो बताया मैंने कि अगर पोटेंशियल कम हो गया तो चार्ज भी क्या हो गया, इसके ऊपर से कम हो गया। पहले क्या था, ध्यान से देखना, पहले फिर से बता रहा हूं। हुआ क्या, इसके पास पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। तो सपोज कर लो कि इसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं थे, कम थे। तो इस चार्जेस की वजह से इसके पास एक पोटेंशियल आया V, ठीक है।
इसके क्लोज में अगर हम एक और कंडक्टिंग अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट ला करके रखते हैं तो ऑपोजिट पोलराइजेशन की वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसी प्लेट जिसका पोटेंशियल V था अब वो क्या हो गया, पोटेंशियल कम हो गया। द पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टिंग प्लेट विल डिक्रीज, हेंस द चार्ज, इसके ऊपर जितना चार्ज था विल डिक्रीज, इसके ऊपर जितना चार्ज था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या था, पहले सपोज कर लो इसके पास Q चार्ज था, है ना, तो इसके पास मैंने एक प्लेट ला करके रख दिया तो ये Q चार्ज इसके ऊपर जो था वो क्या हो गया, कम हो गया, Q डैश हो गया, कम हो गया, वैल्यू कम हो गई चार्ज की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस प्लेट को हम और चार्ज बाहर से दे सकते हैं, बाहर से एक और चार्ज इस प्लेट को दे सकते हैं। तो यही तो हुआ, क्या कैपेसिटेंस बढ़ गया ना, ज्यादा चार्ज स्टोर कर लिया ना। तो यही है प्रिंसिपल बेटा इसका। क्या है प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल है बेटा। फिर से बताता हूं कि whenever a positive charge is given to a conducting plate from an external source, the charge holding capacity of the conducting plate is less, will be less. Okay, if we are taking a uncharged other conducting plate close to the previous one, then the potential of the charge plate will decrease and in result the charge on the charge plate will also decrease, and now we can give more positive charge to the previous charge conducting plate. मतलब फिर एक बार बताता हूं, मैं कह रहा हूं आपके पास एक कंडक्टिंग चार्ज प्लेट था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, Q अमाउंट ऑफ चार्ज था, इसके क्लोज एक अनचार्ज जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था लेकर के क्लोज आए ऑपोजिट पोलराइजेशन के पास, इसके वजह इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम देखेंगे कि पहले वाला जो मेरा प्लेट था उसके पास क्या हो गया, चार्ज की कमी आ गई, पोटेंशियल कम हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और भी चार्ज दे सकते थे, पहले नहीं दे सकते थे, इसके पास लाने की वजह से हम इसके ऊपर और चार्ज दे सकते हैं। एंड thus we increase the charge holding capacity of a conducting plate. हम किसी कंडक्टिंग प्लेट के चार्ज को होल्ड करने के कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, टेकिंग अनदर अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट क्लोज टू द प्रीवियस प्लेट, है ना, समझ में आई बात। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है क्या, आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर मैं प्रिंसिपल लिख दे रहा हूं आपका। अब देखो क्या होता है बेटा, थोड़ा सा और समझा देता हूं। अब अगर इस नेगेटिव प्लेट को भी हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से, क्या कर देते हैं, अर्थ से, तो देखो बेटा पास लाने की वजह से जितने भी नेगेटिव चार्ज आए ये सब अर्थ में चला जाएगा और बार बार चार्ज क्या होंगे, इस प्लेट के ऊपर ट्रांसफर होते चले जाएंगे। भाई एक बार क्लोज लाएं, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अर्थ पे नहीं है, तो चार्जवा इसके ऊपर रुक गया ना, चार्ज इसके ऊपर रुक गया। लेकिन जैसे ही अर्थ में जोड़ देंगे सारा का सारा चार्ज जमीन के अंदर चला जाएगा, तो ये प्लेट लगातार क्या होता रहेगा, खाली होता रहेगा। तो इसको लगातार क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो लगातार इस पॉजिटिव प्लेट से ये चार्ज क्या लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, है ना, जिसकी वजह से हम लोग बार बार इस प्लेट को क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है और उसके चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे प्लेट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, दूसरे प्लेट की, क्योंकि पहला प्लेट अगर केवल उसको चार्ज दे देते हैं वो चार्ज उसी पे रुक जाएगा। अगर ये सब नहीं हो तो ये चार्ज इसी पे रुक गया, अब इसको ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ला करके रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये थोड़ा सा खाली होगा और चार्ज हम इसे दे सकते हैं। ये है बेसिक प्रिंसिपल किसका, कैपेसिटर का। तो अब इसे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में मैं इसे नोट डाउन कर देता हूं यहां पे, जिसे आप लोग नोट करना पड़ेगा। कैपेसिटर सिंपली works
on the principle that if a non-charge conducting plate is bring close to charge conducting plate, then potential of charge conducting plate will decrease, hence charge on that plate will also decrease. ठीक है, ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? देखो बेटा, हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि चार्ज को अपने अंदर स्टोर करे। तो चार्ज को जब ये कंडक्टर स्टोर करेगा तो किसी भी कंडक्टिंग प्लेट का एक कैपेसिटी होती है, वो ज्यादा चार्ज नहीं स्टोर कर सकता। ओके, तो हमने क्या किया? एक प्लेट लिया, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया। अब इससे ज्यादा चार्ज इसको नहीं दे सकते, लेकिन हमने जैसे ही दूसरे प्लेट को इसके पास लाया तो इससे जो चार्ज था, कुछ चार्ज इसके पास आ गया ऑपोजिट पोलराइजेशन के वजह से, है ना? नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया और इसका पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। इसका पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। तो जब इसका पोटेंशियल कम हो गया तो इसको और चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपका कैपेसिटर वर्क करता है। क्लियर है? चलिए फिर ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते। इरेज करता हूं बेटा। अब जो आपका टॉपिक होगा बेटा, यह होगा कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड चार्ज्ड स्फेयर। एक स्फेयर है, चार्ज स्फेयर है, जो कि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा कि ये जो चार्ज स्फेयर है किसी के कांटेक्ट में नहीं है ना? तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्फेयर है तो कुछ इस प्रकार का, जिसका सपोज कर लेते हैं रेडियस बेटा वो a है। कितना है? a है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्या दे दिया? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसके सेंटर। ठीक है, ऐसा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ओके, चलो फिर ठीक है। तो सबसे पहले इस कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग है यानी कि कॉपर एल्युमिनियम का हो सकता है स्फेयर, इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल आया? पोटेंशियल पहले फाइंड करेंगे। पोटेंशियल V कितना आया? तो V का फॉर्मूला क्या होता है? तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यही होता है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की जगह पे A है और यहां पर मैं एक K लगा दिया। सर ये K क्यों लगाए हैं? ये K तो बेटा देखो, मैंने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी है। किसका? फ्री स्पेस का। फ्री स्पेस का। लेकिन क्या ये फ्री स्पेस है? नहीं, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। तो फ्री स्पेस के साथ जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्रोडक्ट कर देते हैं तब तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी मिलती है, और यहां पर हमें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू रखनी है, फ्री स्पेस की नहीं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, where K is what? Dielectric
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और यहां पर लिख देता हूं बेटा एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, चलो इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। सी इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। अरे क्यू इक्वल टू सी वी होता था तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो जाएगा। तो वैल्यू लगते हैं तो सी इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो क्यू है, वी क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए, तो क्यू से क्यू कट जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए। ये आ गया बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर। दिस इज ऑल अबाउट आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर का कैपेसिटेंस। अब ये टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो बेटा देखो हमारे पास एक एल्युमिनियम का बॉल था, एल्युमिनियम का बॉल था। अब ये बॉल कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इतना कर सकता है, ठीक है। अब कैसे निकाला, तो सबसे पहले इस बॉल के सरफेस के ऊपर हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस बॉल का पोटेंशियल कितना हुआ, V कितना हुआ, तो V की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए होता है। अगर हवा होता, हवा का बॉल होता तब एप्सिलॉन नॉट लिखते, लेकिन यहां पर एल्युमिनियम का बॉल था तो हमने यहां पर K से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पर क्या है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, K की वैल्यू है। इस मटेरियल के लिए K का वैल्यू कुछ और होगा, तो एप्सिलॉन नॉट K लिखना जरूरी था। यहां तक हो गया। उसके बाद हमें पता है C इक्वल टू क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी की वैल्यू यहां पर रखे, पलट दिए, C कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो एक बार जब वो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास आ गई तो आपका हो तो गया, कैपेसिटेंस ही तो निकालना था। अब चलो आज उसका एजम्पशन लिख लेते हैं। तो लेट वी हैव अ चार्ज कंडक्टिंग sphere of radius a which have q amount of charge, then तो ये हो गया बेटा आपका पहला जो आप नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे जो कि होगा दूसरा, फिर ये नोट करोगे जो कि होगा तीसरा। इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक पढ़ते हैं। चलो उम्मीद करते हैं बेटा आपने नोट डाउन किया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो टॉपिक होगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, यानी कि सपोज कर लो मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होगा जो इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा या फिर कम करेगा, ठीक है, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था बेटा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए, ये फॉर्मूला था ना। इस फॉर्मूले से आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है बेटा 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, के क्या है, परमिटिविटी है, के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ए क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट। प्लेट का क्या एरिया होगा, यही सब तो है। तो देखो बेटा सबसे पहला C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
greater will be capacitance। मतलब किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलो दूसरा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ग्रेटर द एरिया ऑफ प्लेट, ग्रेटर विल बी कैपेसिटेंस। जितना ज्यादा प्लेट का एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस उसकी होगी, यानी कि उतना ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है। ज्यादा बड़ा प्लेट ले लो, ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन रुको, बहुत ज्यादा बड़ा प्लेट नहीं ले सकते हैं, रीजन बताऊंगा आगे। ओके, दूसरा मतलब नेक्स्ट, थर्ड, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब क्या है? मतलब है बेटा, ये जो मैंने बताया था ना कि कैपेसिटर जो होता है वो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, इनको सेपरेट करके रखते हैं ना, तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतना कम होगा। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है। D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है, यानी कि द सेपरेशन इज ग्रेटर बिटवीन द प्लेट, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी लेस। समझ में आई बात? तो लिखता हूं, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, less will be the capacitance। जितना ज्यादा प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, उसका उतना कम उसका कैपेसिटेंस होगा। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और भी बहुत सारे हैं, रुको कुछ देर बाद बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों ने इसे नोट डाउन किया होगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन का मतलब क्या है? मैं बता रहा था ना कि ऑपोजिट पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि चार्जेस का पोलराइजेशन हो जाता है। इसी प्रकार से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है बेटा कि एक एटम की बात करें तो एक एटम यहां पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंप्लीटली इससे जुड़ा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता, टाइटली बॉन्डेड होता है। मैं बताया था आपको इंसुलेटर्स के बारे में, तो इसी प्रकार का है। तो चलो ठीक है, सपोज कर लो कि मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कुछ इस तरीके का, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कुछ इस तरीके का, इसके दो एटम कुछ डिस्टेंस पर है। यह एटम है पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो पॉजिटिव एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। अब अगर इन एटम्स को, यानी कि इन एटम्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो देखो ऐसे तो सेपरेटेड होता है, दो एटम्स कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ डिस्टेंस पर है, लेकिन जैसे ही इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, मतलब सपोज कर लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो ये जो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ। कहां की तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो पहले यहां पर पॉजिटिव था, अब ये पॉजिटिव यहां चला गया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया ना बेटा, क्या आ गया? यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जहां पर पॉजिटिव रहता है अगर वो अपना प्लेस छोड़ता है तो वहां पर क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, तो यहां नेगेटिव आ गया। तो देखो जरा सा एक बात, यहां जरा सा एक बात देखिए आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं था तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक डिस्टेंस पर थे,
जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, पॉजिटिव शिफ्ट हो गया नेगेटिव की तरफ, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो जरा सा देखो हुआ क्या, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था E, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था E, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था E, और ये जो था आपका एक दो एटम्स थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो गया, और आपके पास बचा यहां पर क्या, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है ना, तो ये प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड था। किसका था, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ये जो चार्जेस शिफ्ट हुए हैं, इसका भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट से लिखते हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, E डैश से लिख लो, या फिर E और E डैश से लिख लो। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं बेटा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इसे। मैं कह रहा हूं बेटा कि अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, तो जैसे ही इस मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल को, जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये इस एटम के न्यूक्लियस को क्या करेगा, धक्का देगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये तो नेगेटिव प्लेट है, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो यहां का जो पॉजिटिव प्लेट था वो शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज था वो इधर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर देखो, एक एक्सटर्नल प्लेट के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था E, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था E, और इस पॉजिटिव चार्ज का यहां पर शिफ्ट होने के बाद भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है ना। तो देखो हो गया ना पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हो जाए, पोलराइज्ड हो जाए। तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव था, अनपोलराइज्ड था, पॉजिटिव पॉजिटिव था, अनपोलराइज्ड है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तुरंत ये यहां पर नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, तो अब देखो पोलराइज हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, तो पोलराइज्ड हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो एक डायग्राम आपका ये होगा और एक डायग्राम ये वाला होगा। लिखेंगे क्या इसमें, लिखेंगे क्या इसमें, तो मैं नोट डाउन कर देता हूं आपको यहां पर, व्हेन a dielectric material is placed in a external electric field, then charges of the material polarized चार्जेस ऑफ द मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है। तो ये था बेटा इसका डायग्राम। तो इसको कहते हैं हम लोग पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन कैसे होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी पोलराइजेशन होगा। अगर ये प्लेट्स नहीं होते तो यहां पर पॉजिटिव रहता है, जैसा कि यहां पर है, लेकिन प्लेट लगा, दो प्लेट लगाए तो तुरंत क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, है ना। चलो फिर इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इरेज करता है बेटा, वर्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वर्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या वर्क डन होता है, हमें यह पढ़ना है। वर्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या काम होता है।
तो देखो बेटा, जब मैं कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा था तब मैंने आपको बताया कि दो प्लेट्स होती हैं और इनके बीच में हमने क्या रखते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं। अब क्वेश्चन आया कि ये मटेरियल ही क्यों रखते हैं, वाई, ये मटेरियल रखना क्यों जरूरी है, ये मटेरियल रखना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आया। तो आओ चलो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, आपको आंसर देते हैं। आंसर, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है और हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। अब ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कराने के लिए हम लोग उसके साथ गेम खेलते हैं। किसके साथ, कैपेसिटर के साथ। तो सबसे पहला गेम क्या था बेटा, मेरा पहला गेम था, तो प्लेट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिए थे, इसके पास एक अनचार्ज प्लेट लाया। पहला गेम तो यही था कि एक प्लेट था, इसके पास एक जो चार्ज नहीं था वो प्लेट को लेकर के आए। ओके, तो क्या होता था, इसके चार्ज कैपेसिटी बढ़ जा रही थी, ये ज्यादा चार्ज होल्ड कर रहा था, है ना। अब देखो, जब दो प्लेट्स के बीच में, तो पॉजिटिव 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 प्लेट, नेगेटिव 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 प्लेट, इन दोनों के बीच में जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे, तो भी इस कैपेसिटर का, ये बन गया ना कैपेसिटर, दो प्लेट्स एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यानी कि बाय प्लेसिंग द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज। क्या बोल रहा हूं, लिख दे रहा हूं, by inserting a dielectric material between two conducting plates will result increase in capacitance ऑफ कैपेसिटर। क्या बोला बेटा मैंने बोला बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, किसी कैपेसिटर के बीच में दो प्लेट्स के बीच में एक अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये देखो, ध्यान से देखना। सपोज कर लो कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये प्लेट्स हटा देते हैं, प्लेट्स क्या करते हैं, पहले हटा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, तो इसके पास क्या होगा बेटा, इसके पास होंगे पॉजिटिव 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 एटम्स, मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव न्यूक्लियस ऐसे होंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास, और सभी के चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, सभी के चारों तरफ क्या रोटेट करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे चारों तरफ। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी दो पॉजिटिव चार्ज वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि पोलराइजेशन हो जाएगा ना, यही तो बताया मैंने। तो वैसे ही एकदम सेम वही कंडीशन लेंगे, तो यहां पर मेरे पास क्या है, कैपेसिटर है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर मेरे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, सिमिलरली नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पोलराइजेशन हो जा रहा है बेटा ऐसे करके, चलो अब इसके अंदर कुछ बना नहीं रहा हूं, तो जरा सा देखो, एक तो आपके पास
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिसका नाम है ई नॉट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट्स के बीच में। अरे दो प्लेट लगाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ना, ऐसे करके। एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा नेगेटिव की तरफ, ऐसे निकलेगा ना बेटा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसका नाम मैंने रख दिया ई नॉट, इसका नाम मैंने रख दिया ई नॉट। चलो फिर ठीक है। अब जरा सा देखो, इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए हैं। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। किधर की तरफ? इधर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आता है? पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। किसकी वजह से? प्लेट की वजह से। क्या है? ई नॉट है। पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव जाएगा, कहां से? मटेरियल से। इसका नाम दे देते हैं ई डैश, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय प्लेट्स इज ई नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मटेरियल इज ई डैश। तो प्लेटवा जो है यो ई नॉट इंटेंसिटी बना रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मटेरियल है वो ई डैश इंटेंसिटी बना रहा है। तो होगा क्या? ज्यादा वाले को ये वाला क्या करेगा? कम कर देगा। अरे भाई एक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, तो क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को रोकेंगे ना, तो रोकेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि इसका पूरे के पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर आगे ये तो हो गया कि बाय होगा, ठीक है। नाउ ये पहला था आपका डायग्राम, पहले बना लेना, ये उसके बाद लिखना, उसके बाद इसके बाद सेकेंड पोजीशन। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स बी ई नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बी ई डैश in opposite direction में। So net electric field will be, net electric field कितना हो जाएगा? तो E इक्वल टू E नॉट माइनस E डैश, E इक्वल टू E नॉट माइनस E डैश। वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस। क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस। अब यहां लिख रहा हूं बेटा, दूसरा तीसरा, इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, देखना ध्यान से देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो बाई E इक्वल टू V बाई D फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, E इक्वल टू V बाई D। अरे बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला E इक्वल टू V बाई D। तो अगर E कम हो गया तो V भी क्या हो गया? कम हो गया। E कम हो गया तो V क्या हो गया? कम हो गया। If net electric field is less by E equal to V by D, potential will be less। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक बार अगर पोटेंशियल कम हो गया सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो अगर पोटेंशियल V कम हो गया तो Q भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर चार्ज कम हो गया, यानी कि हम और चार्ज दे सकते हैं, है ना।
V इज लेस तो Q भी लेस, और Q लेस सो मोर चार्ज कैन बी गिवन, और चार्ज दिया जा सकता है, और चार्ज दिया जा सकता है। यह है मीनिंग में। क्या किया देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्लेट है, हेडिंग मेरा क्या था, वर्क ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल वह लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन था ये। तो सॉल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशन क्या निकला, कैपेसिटेंस को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करवा रहे हैं। तो कैसे होगा, कोई पूछ दिया कैसे होगा, तो क्या बताओगे, कहोगे कि जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, जिसके वजह से उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ई जनरेट हो जाता है। देखो ये वाला ई डैश जनरेट हो जाता है, और प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक बार यहां पर इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रहा है by E equal to V by D, पोटेंशियल विल बी लेस, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V कम हो गया तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चार्ज भी कम हो जाएगा। और अगर चार्ज कम हो गया तो हम और चार्ज दे सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमने कैपेसिटेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस क्या किया, बढ़ा दिया। दैट्स ऑल बेटा, कितना सिंपल है ये, समझ में आई बात बेटा। अब समझ में आया कि कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज, है ना। चलो कैसे बनता है, तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल को रख करके बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरत है दो प्लेट लेने का, तो आप कहोगे कि एक प्लेट के पास जब दूसरा अनचार्ज प्लेट लाते हैं तो अनचार्ज प्लेट भी चार्ज हो जाता है और दूसरे प्लेट में और ज्यादा चार्ज आ सकता है। तो इससे हम लोग इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट का क्या कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करा सकते हैं। फिर कोई पूछता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों लगाएंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों लगाएंगे, तो आप कहोगे इंसुलेटिंग मटेरियल लगाने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट की वजह से, दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, जिससे E इक्वल टू V बाई डी से पोटेंशियल कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम हो जाएगा तो क्या, चार्ज कम हो जाएगा, यानी कि और चार्ज दे सकते हैं। यानी कि दो प्लेट का यूज करते हैं क्यों, चार्ज को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए। इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कराने के लिए। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है ना। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलो उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आई होगी मेरी बात। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद मैंने बताया कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो सी मतलब किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के ऊपर, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, है ना, क्लियर है। चलो तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q इक्वल टू CV। C क्या होता है, कैपेसिटेंस, यानी कि कोई भी कंडक्टिंग प्लेट कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये हो गया। चलो फिर ठीक है, उसके बाद यूनिट बताया, डायमेंशन बताया। अच्छा, यूनिट डायमेंशन बताने के बाद मैंने आपको बताया क्या कि एक आइसोलेटेड अगर स्फेयर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C की वैल्यू कितनी होगी। एक अगर बॉल है, एल्युमिनियम का बॉल है, तो इसका C का वैल्यू कितना होगा, तो वो हम लोगों ने निकाला। देख लेना इस वीडियो में ध्यान से एकदम। उसको निकालने के बाद मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैपेसिटेंस को इफेक्ट करता है, यानी कि C की वैल्यू को इफेक्ट करता है।
इसको बताने के बाद बेटा मैंने बताया कि किसी भी कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का काम क्या है और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन का मतलब क्या है। इन सभी टॉपिक को मैंने आज कवर किया। नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस के ही अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं। गुड बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर भूलना मत। बाय।